संजय और योगेश आज ही हॉस्टल में आए थे। यहाँ आकर वो बहुत बेचैन से हो गए थे। ना कोई संगी साथी, ना घर जैसा माहौल, हर ये जगह अनजान। बाकी सब पुराने लड़के अपने में ही मस्त थे। उन दोनों का यहाँ दिल नहीं लग रहा था, पर पढ़ाई तो करनी थी, इसलिए दोनों ने एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाई और अपना सामान वगैरह नए रूम में जमाने लगे। अब तक शाम घिर आई थी, तो दोनों ने चाय पी और हॉस्टल के लॉन में आकर घूमने लगे और दीवार के उस पार बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह को देखने में मशगूल हो गए। तभी उनकी नज़र एक बहुत जर्जर खंडर जैसी इमारत पर पड़ी, जो कि झाड़ झंकाड़, ऊंचे नीचे पेड़ पौधों और घनी कटीली घास फूस से ढकी थी। वो बहुत वीरान सी और सुनसान सी नज़र आ रही थी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे बरसों से वहाँ कोई गया नहीं हो। उस इमारत पर ढलते सूरज की मध्यम किरणें उसे और भी ज़्यादा रहस्यमय बना रही थीं। जगह जगह खिड़कियों के टूटे शीशे दूर से ही नजर आ रहे थे। अब संजय को लगातार उसी इमारत को देखता देखकर योगेश को बहुत जलन हो रही थी। उसने संजय का ध्यान हटाने के लिए कहा कि आओ रूम में चलते हैं, बहुत देर हो गई है। तो संजय ने उस अनजान सी वीरान इमारत की तरफ देखते हुए कहा कि सुनो योगेश, ना जाने क्यों मेरा मन कह रहा है उस इमारत में ज़रूर कोई रहस्य है। तभी इस आबादी से दूर वो तन्हा जर्जर हालत में वहाँ खड़ी है। क्या किसी का ध्यान उधर नहीं जाता? उसमें क्यों कोई आता जाता नहीं? योगेश ने संजय का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा कि यार, पागल हो गए हो क्या? हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं या इन सब बातों का इन्वेस्टिगेशन करने? चल अब रूम में चल। यहाँ खड़ा होकर तुम अपना दिमाग चलाता रहेगा। इस पर संजय ने योगेश का हाथ झटक दिया और गंभीर स्वर में बोला, योगेश, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं वहाँ उस वीरान जर्जर इमारत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता हूँ। तू मेरा दोस्त है, तुझे मेरा साथ देना ही होगा। तो योगेश छल्ला कर बोला कि यार, बोर मत करो, वैसे ही यहाँ हम दोनों अनजान हैं। अब तू मेरा दिमाग ज़्यादा न खराब कर और चल रूम में। तभी उन दोनों की नज़र एक आदमी पर पड़ी, जिसके हाथ में खुरपी थी और कंधे पर घास का गट्ठर था। वो उन्हीं की तरफ आ रहा था। तो संजय जल्दी से उस आदमी के पास जाकर बोला, बाबा, आप उस पुरानी सी इमारत के विषय में कुछ जानते हैं क्या? वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल सूना पड़ा है। उसने उंगली से इशारा करते हुए पूछा। तो वो आदमी, जो वहाँ का माली था, बोला, बेटा, वो एक अस्पताल है। काफ़ी समय पहले वहाँ बहुत चहल पहल रहा करती थी, पर जाने क्यों और किन हालातों में उस अस्पताल की छत पर एक दिन वहाँ के सीनियर सर्जन डॉक्टर मुकुल को किसी ने गला काटकर वहाँ रखी पानी की टंकी में डाल दिया। काफ़ी दिन से गायब डॉक्टर मुकुल को पुलिस ने उसी पानी की टंकी में उनकी लाश को और सर को पाया। तब तक तो गनीमत थी और हालात फिर भी बेहतर थे, लेकिन इसके बाद लगातार उसी छत पर रोज़ कई कई लाशें मिलने लगी। वहाँ के मरीजों, स्टाफ और पब्लिक में बहुत दहशत फैल गई और हड़कंप मच गया। पुलिस ने बहुत खोजबीन की, मगर कोई सुराग न मिला और लाशों के मिलने का सिलसिला जारी रहा। तब पुलिस ने अपने सीनियर अधिकारियों को जानकारी दी और सरकारी आदेश से इस अस्पताल को सील बंद कर दिया और यहाँ के सब कर्मचारियों को दूसरे अस्पतालों में काम के लिए शिफ्ट कर दिया गया। अब हालत ये है बेटा कि उस रास्ते से भी कोई नहीं गुजरता। तब से लेकर अब तक इस अस्पताल को लोग बहुत मनुष्य ही मानते हैं। इतना कहकर माली वहाँ से चला गया। योगेश तो बहुत उकता चुका था इन बेसिर पैर की बातों से, मगर संजय कहीं गहराई से इसी विषय पर सोच रहा था। फिर योगेश से
बोला, तू मेरा सच्चा दोस्त है तो मेरी बात मान जा। योगेश समझ गया कि इस भूता अस्पताल से संबंधित ही कोई बात ये करने जा रहा है, तो बेमन से संजय से बोला, भाई देख, मैं तेरी सब बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब इस इमारत के बारे में मुझसे कुछ न कहना। तो संजय ने उससे विनती करते हुए कहा, योगेश, आज रात 12 बजे हम दोनों उस अस्पताल में चल रहे हैं। तुझे मेरी कसम है, मेरी दोस्ती की कसम। तो योगेश घबरा के बोला, यार मेरा ऐसा इम्तिहान ना ले, मुझे बहुत डर लग रहा है। तेरी बातों से मुझे इतनी उलझन हो रही है। आखिर हम वहाँ क्यों जाएंगे? क्या तुझे मेरी और अपनी जान की कोई परवाह नहीं? तूने सुना नहीं माली क्या क्या कह रहा था? जब दिन में वहाँ का ये हाल है कि कोई उधर से गुजरता तक नहीं, तो रात के 12 बजे तेरी वहाँ चलने की जिद से मुझे तो अभी से ही हार्ट अटैक आ रहा है। मुझ पे तू रहम कर यार। तो संजय नाराज होकर रूम की तरफ जाते हुए बोला, ठीक है, मैं वहाँ अकेला ही चला जाऊँगा, लेकिन आज के बाद तू मुझसे बात न करना, तेरी मेरी दोस्ती खत्म। योगेश अब मजबूर हो गया। इस तरह की बेईमानी जिद के कारण संजय दोस्ती खत्म कर रहा है। पता नहीं इसे क्या हो गया है। तो संजय से आंखों में आंसू भरकर योगेश बोला, ठीक है, मैं चलूँगा तेरे साथ, तेरी जैसी मर्जी, लेकिन मेरी दोस्ती इतनी सस्ती और कमज़ोर नहीं कि तेरी इस बेकार की जिद से मैं तुझे गंवा दूँ। फिर ये बात सुनकर संजय की आंखों की चमक बढ़ गई। उसने योगेश को बेसाख्ता अपने सीने से लगा लिया। अब रात पूरी तरह उतर आई थी। संजय और योगेश ने खाना खाया और आराम करने के लिए बेड पर लेट गए। फिर 11 बजे दोनों बेड से उठकर छोटी मोटी तैयारी करने लगे। झाड़ियों को काटने का सामान, टॉर्च और कुछ आवश्यक चीज़ें लेकर दोनों 11:30 बजे हॉस्टल से सबकी नज़र बचाकर निकल पड़े। फिर उस जर्जर वीरान अस्पताल की तरफ बढ़ चले। उसे उस तरफ जाने का बिल्कुल भी अंदाज़ा न था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में वो चलते रहे। रास्ता बहुत सुनसान था। झींगरों की रह रहकर आने वाली आवाज़ें वातावरण को और भी ज़्यादा बोझिल और रहस्यमय बना रही थी। अब वो उस अस्पताल के काफ़ी नज़दीक पहुंच गए थे। फिर वो दोनों रास्ते में आने वाली झाड़ियों और लंबी लंबी घास फूस को काटकर बहुत सावधानी से आगे बढ़ने लगे। तभी पेड़ पर बैठा उल्लू बहुत कर्कश सी आवाज़ के साथ पंख फड़फड़ाकर वहाँ से उड़ा, तो दोनों के दिल धक से रह गए। फिर साहस जुटा के और आगे बढ़े तो देखा अब वो दोनों अस्पताल के गेट पर पहुँच गए थे, जहाँ एक बड़ा सा लगा हुआ ताला उन दोनों का मुंह चिढ़ा रहा था। अब वो दोनों टूटी हुई खिड़कियों की तरफ आगे बढ़े। गहन अंधकार में टॉर्च की पीली रोशनी भी बहुत रहस्यमय सी लग रही थी। अब एक ही रास्ता था अस्पताल के अंदर जाने का। टूटे शीशों के रास्ते ही उन्होंने अंदर जाना ठीक समझा। फिर उन्होंने एक शीशा जो काफ़ी टूटा था और अंदर जाने के लिए पर्याप्त जगह थी वहाँ, तो पहले संजय उसी रास्ते से अस्पताल के अंदर कूद गया। फिर योगेश भी उसके पीछे अंदर आ गया। अब वो दोनों गहन सन्नाटे में टॉर्च की रोशनी में बहुत संभल संभल के जगह जगह लगे जालों को हटाते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी कोई चमगादड़ अजीब सी आवाज़ के साथ उनके बहुत करीब से खिड़की के टूटे हुए शीशे के रास्ते बाहर निकल गया। दोनों एक पल को एक दूसरे से लिपट गए, लेकिन दूसरे ही पल सतर्क होकर वो आगे बढ़े। अब वो एक वार्ड में पहुंच चुके थे। वहाँ लोहे के बेड आड़े तिरछे पड़े हुए थे। उनके ऊपर लगे गद्दे जगह जगह से फटे हुए थे। कुछ गद्दे ज़मीन पर पड़े थे और धूल मट्टी से सने थे, और बेतरतीबी से कुछ गद्दे बेड पर लटके हुए थे। उन्हें अपने पैरों की आवाज़ के सिवा वहाँ कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। योगेश ने धीरे से संजय से कहा, मैंने तुझसे कहा था ना
कि यहाँ कुछ नहीं है सिवा अफवाहों के। तो संजय ने उसे चुप रहने के लिए कहकर एक दिशा में देखने के लिए कहा। वो काफ़ी दूर कोई ऑफिस सा नज़र आ रहा था। वहाँ लगा पुराना पीला बल्ब अचानक जलने बुझने लगा तो दोनों के कदम बरबस ही उसी तरफ मुड़ गए। जब वो उस ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति एक कुर्सी पर बैठा चेहरे पर अखबार रखकर पढ़ रहा है। तो दोनों बहुत विस्मित हो गए कि भला इस वीराने में इतनी रात गए कौन यहाँ अखबार पढ़ रहा है। फिर उन्होंने सोचा कि शायद हमारी तरह कोई जिज्ञासावश यहाँ आया होगा। तो उन्होंने वापस दूसरी जगह जाने के लिए मुड़ना चाहा तो अखबार के पीछे से बहुत कर्कश सी आवाज़ आई, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो। वो आवाज़ बहुत खरखरी थी और दहशत भरी थी। उन दोनों के कदम ठिठक गए। संजय ने हिम्मत जुटाकर कहा कि हम स्टूडेंट्स हैं, हॉस्टल में पढ़ने आए हैं। इस अस्पताल को वहाँ से देखा तो जिज्ञासावश यहाँ चले आए। तो अखबार के पीछे से वही खरखरी आवाज़ दोबारा आई, तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया यहाँ आके, अब आ ही गए हो तो सुन लो, अब कभी यहाँ से वापस ना जा पाओगे। फिर एक भयानक अट्टहास से पूरा अस्पताल कांप उठा। संजय और योगेश की रगों में खून जमने सा लगा। वो समझ चुके थे कि बहुत बड़ी मुसीबत और परेशानी में फंस चुके हैं। फिर दोनों उसी खिड़की के रास्ते वापस भागने की फिराक में थे कि तभी अखबार वाला व्यक्ति अखबार हवा में उछालकर टेबल से कोई चीज़ उठाकर उनके सामने अचानक आकर खड़ा हो गया। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में देखा तो उनके होश फाख्ता हो गए और उनके मुंह से एक चीख निकल गई। वो गर्दन से कटा हुआ कोई भूत था जिसने अपनी कटी हुई गर्दन और चेहरा हाथ में ले रखा था। उस कटी हुई गर्दन और चेहरे से खून के फव्वारे बह रहे थे। वो चेहरा उसके हाथों से बहुत छूटने की कोशिश कर रहा था। वो आत्मा गुर्रा कर बोली, मैंने कहा था ना, तुम दोनों अभी कभी वापस नहीं जा पाओगे। तुम भाग रहे थे ना, पर तुमने सोचा नहीं कि तुम कितनी गुस्ताखी कर रहे हो। तो उन दोनों को उस भयानक दृश्य को देखकर मूर्छा सी आने लगी। फिर घिघियाकर संजय ने आत्मा से कहा कि आप कौन हो, हमसे क्या भूल हुई है जो आप इतना गुस्सा कर रहे हो। तो गुर्रा कर उस आत्मा ने कहा, मैं यहाँ का सीनियर सर्जन हूँ और मेरा नाम डॉक्टर मुकुल है। मेरी गर्दन काट कर मुझे छत पर पानी की टंकी में डाल दिया गया था। तब से मैंने बहुत सारे लोगों को मार डाला है और छत पर फेंक भी चुका हूँ। आज तुम दोनों की बारी है। और वैसे भी बहुत समय से यहाँ कोई आया नहीं है। अब तुम दोनों की बारी है। पहले मैं तुम दोनों का खून पीऊँगा, फिर तुम्हें मार डालूँगा। अब वो दोनों पहले से ज़्यादा नर्वस हो चुके थे और समझ गए थे कि आज हमारा आखिरी वक्त आ चुका है। फिर वो आत्मा उन दोनों को घसीटते हुए एक ओर ले चली। वो दोनों चाहकर भी अब ना चिल्ला पा रहे थे, ना कोई विरोध कर पा रहे थे, क्योंकि उन दोनों की इंद्रियों ने उनका साथ छोड़ दिया था। अब वो दोनों ऑपरेशन थिएटर के अंदर थे। फिर डॉक्टर मुकुल की सिरकटी आत्मा ने उन दोनों को ऑपरेशन टेबल पर पटक दिया और अपने हाथ में पकड़ा अपना चेहरा वापस अपनी गर्दन पे धर दिया। अब दोनों की बेबसी उन्हें बेहद कमज़ोर बना चुकी थी और डॉक्टर मुकुल की आत्मा वहाँ टेबल पर उनको मारने के लिए इंस्ट्रूमेंट सजाने लगी। तो दोनों दोस्तों ने एक दूसरे से कुछ कान में कहा और एक साथ दोनों ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। और संजय ने ताकीद कर दी योगेश से कि चाहे कुछ भी हो जाए,
लेकिन ये हनुमान चालीसा पढ़ना बंद नहीं करना। जैसे ही हनुमान चालीसा के स्वर वहाँ गूंजने लगे तो बहुत सी भयानक आवाज़ों के साथ आहें और बहुत चीखों से पूरा अस्पताल थर्रा उठा। डॉक्टर मुकुल की आत्मा तेजी से उन दोनों पर झपटने के लिए दौड़ी, लेकिन हनुमान चालीसा के श्लोकों ने उसके पैरों में जैसे बेड़ी डाल दी हो। अब योगेश और संजय को अपने से कुछ ही दूरी पर बहुत सी विवत्स और बहुत भयानक आत्माएं साफ साफ दिखाई देने लगीं, जिनके चेहरे बहुत भयानक थे और वो सब इन दोनों के ऊपर लपकने के लिए तैयार थी। और ये वही आत्माएं थी जिन्हें डॉक्टर मुकुल की आत्मा ने मार कर छत पर फेंक दिया था। अब उन आत्माओं की भयानक चीखों और शोर शराबे के बावजूद संजय और योगेश लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। फिर उन्होंने देखा कि सारी मृत आत्माएं एक एक करके वहाँ से धीरे धीरे चीख पुकार करते हुए गायब होने लगी और डॉक्टर मुकुल का सिर फिर से उनके हाथ में आ गया। उनकी गर्दन और चेहरे से खून के फव्वारे फूट चुके थे। अब वो भी बहुत बेबसी से भयानक अट्ठासों और चीखों के साथ धीरे धीरे पीछे हट रहे थे, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते कब सवेरा हो गया था ये किसी को पता ही ना चला। अब उन दोनों ने जल्दी से उठकर टूटी खिड़कियों की तरफ दौड़ लगा दी। बाहर सूरज की पहली किरणें शीशों पर पड़ रही थीं। दोनों ने एक एक कर कर उस टूटी खिड़की के रास्ते बाहर कूदकर बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़ लगा दी। दोनों ने अब मन ही मन निर्णय कर लिया था कि अब कभी दोबारा इस तरफ रुख न करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।